अरुणाचल अर्थात सूर्योदय के विशुद्ध किरणों से आच्छादित प्रदेश, जिसे अंग्रेजी भाषा में लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन भी कहते हैं। यह भारत के पूर्व उत्तर सीमा से आलंगित प्रदेश है। 83,434 स्क्वायर किलोमीटर में विस्तारित यह प्रदेश भारत के 7 पूर्वोत्तर प्रदेश, जिन्हें 7 सिस्टर्स से संबोधन किया जाता है, उनमें विशालतम है। यह दक्षिण में भारत के आसाम एवं नागालैंड इन प्रदेशों से आलंगित है, अथवा पश्चिम में भूटान देश, पूर्व में म्यांमार या बर्मा एवं उत्तर या पूर्व उत्तर में रिपब्लिक ऑफ चाइना इन देशों से लगभग 1630 किलोमीटर के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से विच्छेदित है। अरुणाचल की प्रदेश स्वरूप रचना जनवरी 20, 1972 में की गई। इस पूर्व यह नेफा या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ आसाम का अंग था, अथवा आसाम में समाविष्ट था। प्रदेश के संगठन समय इसे 17 डिस्ट्रिक्ट्स में विभाजित किया गया था। 2013 इस वर्ष में 4 नूतन डिस्ट्रिक्ट्स की रचना कर संख्या 21 तक हो गई। ईटानगर इसकी राजधानी है। अरुणाचल में भारतीय उपखंड की सर्वाधिक प्रादेशिक भाषाओं या रीजनल लैंग्वेज का अस्तित्व है। यहाँ 26 ट्राइब्स और लगभग 106 सब ट्राइब्स का अस्तित्व है, जिनकी अपनी भाषा, संस्कृति एवं भौगोलिक और शारीरिक विशेषताएं हैं। एकमात्र प्रदेश में पाए जाने वाली यह सांस्कृतिक या एथनिक डाइवर्सिटी विश्व की सर्वाधिक है। यहाँ का वायुमंडल दक्षिण में लो अल्टीट्यूड के कारण ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल से, उत्तर में हाई अल्टीट्यूड के कारण सब ट्रॉपिकल हाईलैंड टू अल्पाइन इस विविधता से वेष्टित है। अरुणाचल 62,093 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 77% अभयारण्य से वेष्टित है, जिनमें से 31,272 स्क्वायर किलोमीटर इसे कंटिन्यूस फॉरेस्ट लैंड माना गया है, जो भूटान, बर्मा और चाइना के अखंडित अभयारण्य से अनुबंधित है। इस कारण अरुणाचल का यह विशाल अभयारण्य हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का 1/3 हिस्सा व्याप्त करता है। अरुणाचल प्रदेश में 200 मैमल की प्रजातियां हैं। एक प्रदेश में पाए जाने वाली यह विविधता या डाइवर्सिटी भारत की सर्वाधिक है। भारत में अनुमानतः 1502 ऑर्किड स्पीशीज है, जिनमें से 602 केवल अरुणाचल में ही स्थित है, लगभग 52%, और इस कारणवश अरुणाचल को ऑर्किड पैराडाइज भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के नैसर्गिक विविधता एवं मुख्यतः इनमें वसी ट्राइब्स के संस्कृति के अनुभव एवं अभ्यास हेतु हमने इस प्रदेश की यात्रा का निर्णय सितंबर 2017 में लिया। इतनी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रत्न होने के विपरीत इस प्रदेश के प्रति पर्यटन सुविधा एवं ज्ञान का अभाव है। तवांग इस बहुप्रचलित पर्यटन क्षेत्र और कुछ अंश तक जीरो को यदि अकेंद्रित किया जाए तो यह प्रदेश पूर्णतः रहस्यमय प्रचलित होगा। सुलभता के दृष्टिकोण से यदि हम अरुणाचल को पश्चिम, मध्य और पूर्व इस प्रकार विभाजते हैं, तो मध्य और पूर्व अरुणाचल के विषय में ज्ञान न्यूनतम है। इस कारण हमने मध्य एवं पूर्व अरुणाचल के यात्रा प्रति ज्ञान अर्जित करने में अत्यधिक कठिनता हुई। एडवर्ड गेट्स द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ असम, भारत सरकार द्वारा 2001 के अरुणाचल प्रदेश जनगणना दस्तावेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस क्षेत्र में हुए शोध अभ्यास के कुछ सर्कुलर्स, कोलकाता लाइब्रेरी के ऑनलाइन आर्काइव्स में अर्जित ब्रिटिश राज के दस्तावेज एवं कुछ ग्रंथालयों में स्थित अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स, ऑर्किड्स एवं टोपोग्राफी के अति दुर्लभ ग्रंथ, इन साधनों से कुछ अंश तक ज्ञान अर्जन में सहायता हुई, परंतु इतने प्रयास पश्चात हमें वस्तुतः कोई स्पष्ट दिशा प्राप्त न हो सकी। इस कारणवश हमने स्वयं सेल्फ ड्राइव कार रेंट कर पर्यटन क्षेत्रों से परे केवल मध्य और पूर्व अरुणाचल का अभ्यास करने का निर्णय लिया। प्रथमतः यात्रा मार्ग योजना में हमने अरुणाचल के इन क्षेत्रों का चक्राकार भ्रमण या राउंड ट्रिप करने का निर्णय लिया था, जो गुवाहाटी से आरंभ हो अरुणाचल के मध्य, पूर्व और दक्षिण छोर से मार्गक्रमण कर नागालैंड और आसाम से पुनः गुवाहाटी में समाप्ति का था। हमने इसके प्रति 15 दिनों का समय निर्धारित किया था, किंतु यात्रा के आरंभ शीघ्रता हमें यह योजना निलंबित करनी पड़ी। निर्धारित पथ में आने वाले अतिशय कठिन रास्ते, जहां वाहन आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही चला सकते हैं, एवं मुख्यतः टाइम जोन भेद का पूर्व अनुमान न ग्रहण करना इसके मुख्य कारण थे। नूतन मार्गक्रमण के अनुसार हमने गुवाहाटी से आरंभ कर पासीघाट, गेलिंग, मेचुका, जीरो और पुनः गुवाहाटी इस चक्राकार मार्ग का अवलंब करने का निर्णय लिया, जो लगभग 3000 किलोमीटर का था।
दर्शकों को यह ज्ञात हो कि मध्य और पूर्व अरुणाचल के अभ्यास प्रति सर्वोत्तम आरंभ स्थान डिब्रूगढ़ है, जहां एयरपोर्ट की सुविधा है, किंतु यहां से सेल्फ ड्राइव कार रेंटल की सुविधा का अभाव होने के कारणवश हमें गुवाहाटी से यात्रा आरंभ करनी पड़ी, जिस कारण अत्यधिक समय यात्रा में व्यतीत हुआ। दर्शक ये भी ज्ञात रखें कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सूर्योदय का समय अन्य पश्चिम और मध्य क्षेत्रों से 3 घंटे पूर्व का है। उदाहरणतः मुंबई का प्रातः 6 बजे का सूर्य प्रकाश अरुणाचल में अनुमानतः 3 बजे दर्शित होता है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण टाइम जोन भेद ज्ञात रखना आवश्यक है यदि आप समय व्यर्थ न करना चाहते हैं। दुर्भाग्यतः हमने इसे ज्ञात न करने के कारणवश हमारे कुछ दिवस इस परिवर्तन में व्यर्थ हो गए। अरुणाचल प्रदेश प्रति यदि आप सेल्फ ड्राइव कार रेंटल को अवलंब करते हैं तो आप वाहन के टायर्स और इमरजेंसी किट का परीक्षण अवश्य कर लें, क्योंकि सेंट्रल और ईस्टर्न अरुणाचल के रास्तों पर वाहन असम्यकता प्रति आपको सहायता मिलना दुर्लभ है। दुर्भाग्यवश हमारे वाहन के टायर्स अत्यंत निकृष्ट थे और हमें इस कारणवश अत्यंत कष्ट प्रतीत होने वाले थे, जिनका विवेचन मैं इस डॉक्यूमेंट्री के उचित समय पर अवश्य करूंगा। आसाम के सांस्कृतिक अहोम भोजन का स्वाद आप पैराडाइज होटल में ले सकते हैं। हमने रात्रि तेजपुर यात्रा आरंभ पूर्व इस स्थान पर आसाम के सांस्कृतिक एवं स्वादिष्ट भोजन का अनुभव लिया। भोजन उपरांत हमने तेजपुर का प्रयाण आरंभ किया। नगांव मार्ग जल्द गति होने के स्वरूप हम 3 घंटों में हमारे तेजपुर के निवास स्थान रात्रि के 3 बजे पहुंचे। चेक इन उपरांत हम त्वरित शयनाग्रस्त हो गए। आज हम तेजपुर से पासीघाट की यात्रा अवलंब करने वाले थे। हमने मध्याह्न 12 बजे यह यात्रा आरंभ की। 400 किलोमीटर का यह अंतर पार करने के लिए हमें 9 घंटे लगने वाले थे। यात्रा पूर्व तेजपुर के मार्केट से जल और कुछ खाद्य सामान प्राप्त कर हम अपने गंतव्य स्थान के ओर प्रयाण कर पड़े। हमारा आज रात्रि का निवास स्थान दोनी हैंगो होम स्टे था, जो पासीघाट नगर से कुछ अंतर पे स्थित है। हमारा यहाँ रात्रि 9 बजे आगमन हुआ। पासीघाट यह ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पुराना शहर। समुद्र तल से 155 मीटर पे स्थित इसकी स्थापना अंग्रेजों ने 1911 में की थी। यहाँ प्रायः आदि ट्राइब इन समूहों का अस्तित्व है। यदि आप पासीघाट कुछ समय व्यतीत करेंगे तो यहाँ पर्यटन प्रति कुछ नैसर्गिक एवं ऐतिहासिक स्थल है। पैंगिन पासीघाट से लगभग 60 किलोमीटर के अंतर पर स्थित इस जगह पे सियोम एवं सियांग नदी का मेल होता है। हरित वर्णीय सियांग एवं नील वर्णीय सियोम का यह मिलन फोटोग्राफर्स एवं निसर्ग प्रेमियों के लिए अत्यंत आकर्षक है, विशेषतः सूर्योदय एवं सूर्यास्त समय। डेइंग सैंक्चुरी यदि आपको पक्षियों में रुचि है तो इस जगह पे आपको बहुत से एंडेंजर्ड स्पीशीज के दर्शन होंगे, जिनमें विशेषतः माइग्रेटरी बर्ड्स के प्रजातियों का समावेश है, जो प्रायः मंगोलिया और साइबेरिया से स्थलकरण करते हैं। इसका कारण यह है कि इस सेंचुरी का 25% आवास जल के स्रोत या वाटर बॉडीज से व्याप्त है। केकामोनिंग यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो इस छोटी सी पहाड़ी को अवश्य भेंट दीजिए। रोटुंग के पास स्थित यह माउंटेन क्लिफ ब्रिटिश राज की सेना और आदि ट्राइब के बीच हुए युद्ध का प्रतीक है। 1911 में घटित इस युद्ध में आदि ट्राइब ने ब्रिटिश सेना का शौर्य से सामना किया था। कुछ इतिहासकार यह धारणा रखते हैं कि यह युद्ध ब्रिटिश सरकार ने अपने ऑफिसर कैप्टन नोएल विलियमसन की हत्या के आवेश में किया। कैप्टन विलियमसन हत्या की घटना का एक प्रतीक चिन्ह इस गांव में आप देख सकेंगे। अहोली पासीघाट से 60 किलोमीटर पर स्थित अहोली यह इडुमिश्मी ट्राइब का मॉडल विलेज है। प्रायः वर्तमान काल में यहाँ के सब जनगण क्रिश्चियन धर्म को अपना चुके हैं,
किंतु इनकी वेशभूषा और जीवन पद्धति अपने सांस्कृतिक पद पर प्रस्थापित है। यदि आपके पास समय हो तो इसे अवश्य भेंट दीजिए। गोमती पुरातन इतिहास से जुड़ी हुई यह वास्तु का शोध 1996 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। पाशीघाट से 15 किलोमीटर के अंतर पर रानी ग्राम के निकट स्थित इस वास्तु में छुटिया राज्य के अवशेष प्राप्त हुए जो 13वीं शताब्दी के माने जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण खोज मानी गई है जो हमें इस क्षेत्र में अहोम इतिहास के पूर्व या मीडिवल पीरियड में प्रस्थापित संस्कृति का संकेत देती है। लेट नाइट पाशीघाट आगमन के कारण हमें आज के गंतव्य स्थान जेंगिंग के प्रयाण हेतु पुनः विलंब हुआ। इस कारणवश हम पाशीघाट के इन मुख्य स्थलों को भेंट न दे सके। हमने लगभग 10 बजे जेंगिंग की यात्रा आरंभ की। अरुणाचल के इंटीरियर्स में पेट्रोल पंप्स कुछ बड़े नगर में ही उपलब्ध है। उदाहरणतः पाशीघाट और जेंगिंग की यात्रा में प्रथम पंप बोलिंग में स्थित है जो पाशीघाट से 110 किलोमीटर के अंतर पर है। यहाँ वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलने के कारण वाहन तेल का शोषण अत्यधिक करता है और इस कारण पेट्रोल डीजल के प्रमाण के प्रति यात्री संवेदनशील रहे यह अनुरोध करूंगा। बोलिंग के लगभग 30 किलोमीटर पहले आप पैंगिंग पहुंचते हैं। यहां से लेफ्ट का मार्ग आलो नगर के पास जाता है और राइट का मार्ग बोलिंग को। दुर्भाग्यवश बोलिंग आगमन के पूर्व हमारी वाहन का टायर पंक्चर हो गया। इस कारण हमारे 1.5 घंटे का समय व्यर्थ हुआ। स्पेयर टायर लगा के हम बोलिंग की तरफ बढ़े। बोलिंग इस जगह सियोम और सियांग नदी का मिलन होता है। सियांग नदी यह तिब्बत में मानस सरोवर से उत्पन्न हो तिब्बत के पूर्व दिशा से भ्रमण करती है। ईस्टर्न हिमालय के नामछाबरवा चोटी से यह नदी यूटर्न ले अरुणाचल में प्रवेश करती है। इसे तिब्बत में सैंको के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी पाशीघाट में दिबांग और लोहित नदी के जल से मिलन कर ब्रह्मपुत्र का रूप लेती है जो आगे आसाम और अंततः बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बोलिंग में पेट्रोल आयात उपरांत अग्रता मार्ग के कठिन रूप का अनुमान रख हमने जेंगिंग यात्रा आरंभ पूर्व पंक्चर रिपेयर का निर्णय लिया। इसका मुख्य कारण था हमारा स्पेयर टायर जिसकी ग्रिप न्यूनतम थी। इस कारणवश हमारे वाहन के स्लाइड होने का भय था जिसका आंशिक अनुभव हमें बोलिंग आगमन तक हो गया था। अरुणाचल यह बहुतांश क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और उनके सांस्कृतिक दोनों पॉलो इन धर्मों को मानने वाला समाज है, परंतु यहाँ सर्वतः देवता विश्वकर्मा को पूजा जाता है। हिंदू धर्म में सर्वशास्त्र एवं वास्तुशिल्प के विश्वकर्मा आदि देवता माने जाते हैं। आज विश्वकर्मा पूजन दिवस था और कल मूर्ति विसर्जन। इस कारण 2 दिवस यहाँ कोई भी तांत्रिक कार्यालय कार्यरत नहीं होने वाले थे। अब हम केवल 2 टायर्स जो कुछ मात्रा तक विश्वसनीय थे उनके सहायभूत जेंगिंग की यात्रा अवलंब करने पर विवश थे। रात्रि का समय और जेंगिंग के अत्यधिक कठिन रास्तों का पूर्वाभास, अब यह विचार हमें चिंतनीय था। इस यात्रा में अब सियांग नदी हमारे संग ही रहने वाली थी। 25 किलोमीटर के अंतर के पश्चात हमारा दित्तेडाइम नामक स्थान पर आगमन हुआ। इसे 65 माइल्स इस नाम से भी संबोधन किया जाता है।
बहुताशय अलोंग से 65 किलोमीटर्स अंतराल पे स्थित होने के कारण हो। यहाँ से सीधा मार्ग जेंगिंग की ओर बढ़ता है और राइट में ब्रिज पार कर यिंकियोंग की ओर, जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट की राजधानी है। हम जेंगिंग की ओर बढ़े, परंतु कुछ ही अंतर बाद हमें इस पथ से लौटना पड़ा। कारण था यहाँ कुछ समय पूर्व घटित फ्रेश लैंडस्लाइड। यहाँ के निवासियों ने हमें जेंगिंग की ओर जाने के लिए नेबू ब्रिज की सूचना दी, जो यिंकियोंग के पास था। हम अब दित्तेदाइम की ओर पुनः बढ़े। दित्तेदाइम से सियांग नदी के ऊपर स्थित पुल पार कर अब हम यिंकियोंग की ओर बढ़ने लगे। यहाँ से नेबू ब्रिज लगभग 53 किलोमीटर के अंतर पर था। दर्शकों को बता दे कि यह मार्ग व्यास हमारे लिए वरदान था। प्रथमतः यह मार्ग अधिकतम एस्फॉल्ट से रचित है, जिस कारण वाहन चलने में निम्न कष्ट प्रतीत होते हैं और मार्गक्रमण समय भी न्यूनतम है। द्वितीय, हमारे अगले दिवस का गंतव्य स्थान तुतिंग यह नेबू ब्रिज द्वारा निकट था, क्योंकि यहाँ से हम जेंगिंग बाईपास करने वाले थे। यात्री यह निर्देश अवश्य ध्यान रखें। ब्रिज पार कर हम यह 53 किलोमीटर बहुत से सुंदर ग्रामों से होते हुए रात्रि समय अंततः नेबू ब्रिज पहुंचे। परंतु आज हमारे भाग्य में जेंगिंग पहुंचना नहीं लिखा था। आगमन के कुछ क्षण पूर्व यहाँ भी लैंडस्लाइड हुआ था। वस्तुतः यह चल ही रहा था, और यदि हमारा यहाँ कुछ क्षण पूर्व आगमन होता तो संभवतः हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते थे। हमने तुरंत वाहन पीछे मोड़कर रात्रि यिंकियोंग में बिताने का निर्णय लिया। यिंकियोंग में आगमन होते रात्रि के 9 बज गए थे। यहाँ निवास प्रति कुछ ही अच्छे स्थान हैं, जिनमें से एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्किट हाउस, जहाँ आपको निवास प्रति पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। किंतु यदि आप स्वयं भेंट दें और यहाँ रूम्स अवेलेबल हो तो यहाँ के कर्मचारी आपका स्वागत अवश्य करेंगे। दुर्भाग्यवश आज हमारे भाग्य में कठिनाइयाँ ही लिखी थी। सर्किट हाउस पूर्णतः बुक था। हम यहाँ के सर्वोत्तम माने जाने वाले होटल लिबांग पहुंचे, परंतु होटल बंद था। नेबू ब्रिज पे हुए लैंडस्लाइड के कारणवश यिंकियोंग में बिजली भी लुप्त थी। 1 घंटे पश्चात बड़ी कठिनाई से हमें यहाँ एक रूम प्राप्त हो सकी, पर विश्राम न प्राप्त हो सका। संपूर्ण रात्रि हमें मच्छरों से लड़ते अत्यंत उष्णता में बितानी पड़ी। कटु अनुभवों के कारण हमें टाइम जोन का पाठ अब कंठस्थ हो गया था। अगले दिवस प्रातः 7 बजे तक हमने तुतिंग की तरफ की यात्रा आरंभ का निर्णय कर लिया था, परंतु यह यात्रा का विवेचन मैं अगले भाग में करूंगा। तब तक इस सुंदर दृश्य के साथ आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।